हेलो दोस्तों, तो आज से हम न्यू मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कंप्लीट है। तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक दुनिया में जहाँ सिर्फ पावर ही सब कुछ डिसाइड करता है और खून के रिश्तों का राज होता है। एक लड़की थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना नाम, ना पावर, ना किसी से कोई दया। उसका नाम था आशा परवेज। लेकिन जब लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते तो वो और भी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और डेंजरस बन के उठती, जैसा किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही बन गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। प्यार ने उसे अपनी तरफ खींचा, पर धोखा और भी ज्यादा चकमा दे गया। जिस एम्पायर के लिए वो लड़ती थी वो टुकड़ों में टूट गया। राज सामने आए, दोस्त दुश्मन बन गए। आशा सिर्फ सरवाइव नहीं की, उसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये है पावर, प्राइड और जीत की असली कीमत का किस्सा है। ये है एरोगेंस का जमाना। वेलकम टू मानवा कॉर्नर। तो हम अपनी नई मानवा स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है किंग केंड्रिक इवारिस्टो से, जिसने हमारी हीरोइन को चकमा दिया। उसे जीत के बाद गिफ्ट के रूप में अपनी शादी का पार्टनर चूज करने का हक दिया। वो अनाउंसमेंट सुनकर हैरान रह गई। एम्परर ने डिक्लेयर किया कि जिसे भी वो चूज करेगी वही उसका हस्बैंड तुरंत बनेगा। नोबल्स वहाँ इकट्ठे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। वो बोले कि वो लड़की औरतों की संस्कृति समझने से दूर है, परे है वो उससे, और सुना है वो एक कठोर इंसान है जो खून के पीछे चलती है। वो लोग डर रहे थे कि वो उनके बेटे को कहीं चूस न कर ले। हमारी हीरोइन डिसअपॉइंट हुई कि पूरी जिंदगी की लड़ाई का इनाम सिर्फ एक हस्बैंड चूज करना है। एक महान नाइट प्रिंस परवेज था जो 30 साल पहले इंपीरियल आर्मी का हीरो था, जिसने क्राउन प्रिंस को खतरे से बचाया था। जलन के कारण क्राउन प्रिंस ने उसको नॉर्दर्न लैंड्स में लॉयल ट्राइब को मिटाने भेजा था। प्रिंस सरवेज हमारी हीरोइन का पिता था। वो जानता था क्राउन प्रिंस जहाँ उसे भेज रहे हैं वो जगह एक डेड एंड है। फिर भी वो पूरी ताकत से लड़ा। लड़ाई में मर गया। उसके बाद उसके बेटों ने कमान संभाली, पर फिर वो भी मर गए। फिर आई हमारी हीरोइन। तब उसने अपने पिता की जगह ले ली। उसकी अगुवाई में लड़ाई खत्म हुई। रात खुशी में झूम उठी, पर वो खुशी लंबी नहीं रही। वो लोग मरने वाले थे। इस सख्त सर्दी में पुराने महल में वे ये अंदाजा लगा रहे थे कि कब उनको इंपीरियल फैमिली से इनाम मिलेगा। डेकर ने उसे याद दिलाया कि प्राइवेसी ऐसी जगह है जहां एम्परर भी कभी नजर नहीं डालता। उसने हिज मैजेस्टी की डिग्री की तरफ इशारा किया और डेकर को बताया कि ये एम्परर का वादा है। इसमें लिखा था कि अगर वो लॉयर ट्राइब को इस जगह से निकाल देंगे तो वो उनको इनाम देंगे। फेलिक्स टोनिन, रिचर्ड, अल्बन और डेल सबके नाम पर इनाम होगा। डेकर ने पूछा कि क्या एम्परर अपना वादा निभाएंगे। उसने कहा पता नहीं, पर और कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ नहीं मिला तो वो लोग सर्दी में मर जाएंगे। लेकिन उसने ये भी सोचा कि जल्दी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस एम्परर ने उसके पिता को मारा था वो इनाम देने वाला नहीं है। अब वो वापस कैपिटल आई। एम्परर ने उसके पिता की मौत पर शोक व्यक्त किया। उसने कहा कि जब उसके सब भाई मर गए तो एक औरत ने उसका टाइटल संभाला। वो मान गई। एम्परर ने एक शैतानी मुस्कान दी जो उसे खुद नहीं पता थी। उसने कहा कि उसे लगा कि जंगली प्रिंसेस बैंक्वेट पे आई है। उसे लगता है कि जंगली प्रिंसेस का टाइटल उसके लिए बिल्कुल फिट है। वो चुप रही और सोचा कि उसे फिक्र नहीं कि लोग उसको कितना बुरा कहते हैं। उसका बस यही मकसद है कि उसके लोगों के पास सर्दी तक जीने के लिए पैसा हो। फिर एम्परर ने उसकी उम्र पूछी। उसने अपना नाम आशा परवेज बताया और कहा कि वो 22 साल की है। हिज मैजेस्टी ने कहा अगर वो 22 की है तो अब उसके लिए अपना डिब्यूट करने का टाइम है। वो ज्यादा चिंता कर रहा था कि उसकी अभी तक कोई अरेंज मैरिज नहीं हुई। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। फिर उसने बताया कि उसके लिए एक बड़ी रिवॉर्ड प्लान किया गया है। शादी के पार्टनर को चुनने का हक, जो वो जीत के इनाम के तौर पर देगा। उसके नौकर ने
उसे नोबल लोगों की लिस्ट दी ताकि वो अपनी पसंद से चूज कर सके। जो भी वो चूज करेगी तुरंत उसकी शादी उससे होगी। उसने सलाह दी कि लिस्ट में टॉप से ही सिलेक्ट करे, क्योंकि जितना ऊपर जाएगी उसका पति और परिवार उतना ही बड़ा पर ऊंचा होगा। आशा ने एक सवाल उठाया, अगर जिस बंदे को वो चूज करती है वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो दोनों के लिए मुश्किल नहीं होगा क्या? हिज मैजेस्टी ने जवाब दिया कि अगर एम्परर के ऑर्डर को मना किया गया तो उसके फैमिली को इम्पीरियल फैमिली और आशा दोनों को सारी रकम देनी पड़ेगी। ये बात सुन के आशा थोड़ी हैरान हो गया। उसे समझ आया कि हिज मैजेस्टी ने कैसे अपनी चालाक योजना बनाई है ताकि वो उसकी जीत के रिवॉर्ड्स रोक दे, क्योंकि जिस फैमिली को वो चूज करेगी वो अपने एलुमनी के नाम पे आशा के लोगों को पैसे देने के लिए मजबूर होगी, ना कि एम्परर को। सब बातें सोचकर आशा ने अपना फैसला अनाउंस किया कि वो टेम्पररी पावर से वंचित कार्लाइस हेवन को चूज करती है। पहले वो क्राउन प्रिंस था, लेकिन 4 दिन पहले एक दुर्घटना की वजह से उसकी पोजीशन छीन ली गई है। इसी वजह से नोबल्स की लिस्ट में वो है, पर इंपीरियल फैमिली का मेंबर नहीं है। आशा ने हिज मैजेस्टी को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि जिसका नाम लिस्ट के टॉप पे है उसे ही चूज करना चाहिए, और कार्लाइस हाईएस्ट रैंकिंग नोबलमैन है। एम्परर के चेहरे से पता चलता है कि वो उसके फैसले से खुश नहीं है। नोबल्स वहां उसे पागल कह रहे थे क्योंकि उसने क्राउन प्रिंस कार्लाइस को अपनी शादी के पार्टनर के रूप में चुना। वे इस बात पर बातें कर रहे थे कार्लाइस और उसके पिता के बीच कैसे झगड़ा हुआ और उसके क्राउन प्रिंस टाइटल छीन लिया गया। कार्लाइस को गॉड ऑफ वार और स्लॉटर भी कहा जाता है। वे सोचते हैं कि वो लड़की खुद अपनी मौत चाहती है। आशा अपना कार्ड चलाती है, कहती है कि अगर वो मना करे तो एम्पीरियल डिक्री के मुताबिक बेटे के परिवार को एलुमनी देना पड़ेगा। वहाँ सब लोग शॉक है क्योंकि उसने इनडायरेक्टली एम्परर से एलुमनी की डिमांड की है। दूसरे शब्दों में वो अपनी जीत का इनाम रॉयल फैमिली से नहीं बल्कि फाउंडेशन की तरफ से देगी। वे लोग याद करते हैं कि एम्परर ने एलुमनी की बात की थी और कहा था कि उसे सबसे ऊंचे रैंक वाले आदमी को चुनना है। उनका मानना है कि एम्परर ने अपनी ही कब्र खुद खोदी है। कार्लाइस पागल की तरह हंसने लगता है। एम्परर फुल बन जाता है और कहता है कि वो उसे सोचने का और एक मौका देगा, लेकिन आशा ड्यूक कार्लाइस हेवन से शादी करने पर जोर देती है। वो कहती है अगर वो उसे विक्ट्री बोनस देता है ना कि शादी के पार्टनर की चॉइस देता तो वो अपना डिसीजन वापस ले लेगी। पर कार्लाइस बीच में आता है। वो आशा से पूछता है कि क्या वो एम्परर का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उनका वादा इतने आसानी से नहीं बदला जा सकता। और वो आगे कहता है कि वो जिस इंसान से शादी करना चाहती है वो एम्परर का सबसे बड़ा बेटा है। उसका किसी गांव की लड़की से शादी करना इम्पॉसिबल है। फिर भी एम्परर के प्रॉमिस की वजह से वो उसकी शादी स्वीकार करता है। आशा चुप रहती है। लगता है कि एम्परर ने अपनी ही कब्र खोदी है। जब ये सच्चाई उसे समझ आती है उसकी आंखें डिसबिलीफ से खुल जाती है। वो सोचती है कि उसे हस्बैंड नहीं पैसा चाहिए, पर कार्लाइस इस बात से मजाकिया लगता है और उसे अपनी वाइफ कहता है। वो उम्मीद करता है कि इंपीरियल लिविंग रूम में दोनों अच्छे से मिलजुल जाएंगे। कार्लाइस आशा को बुलाता है। वो कहता है कि वो आगे बढ़े। वहां पर ब्रेव मार्किस कार्लाइस के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि उसे आशा पसंद नहीं है। वो सोचता है कि वो क्या सोच रहा होगा। वो अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है, पर गलती से उसे क्राउन प्रिंस पुकार देती है। उसे याद आता है कि जब वो क्राउन प्रिंस नहीं रहा उसे ड्यूक हेवन कहना चाहिए था। वो पूछता है कि क्या उसे उसका टाइटल खत्म होने की वजह पता है। आशा को याद आता है जब वो और उसकी टीम कैपिटल में आए थे तब कार्लाइस पर उसके पिता की मिस्ट्रेस को सीड्यूस करने का आरोप लगाया था। उसकी टीम बता रही थी उसे कि एम्परर और उसके बेटे के बीच कुछ दिक्कत हो गई है और वो हिज मैजेस्टी के मिस्ट्रेस की वजह से हुआ है। आशा सोचती है हम अभी तो आए हैं और इन्हें ये सब जानकारी मिली कहाँ से, और उन्हें ये सब करने का टाइम कब मिल गया। उसने एक आर्टिकल देखा जिसमें उसका जिक्र था। अब वो सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्टिकल में जो आदमी था वो ही उसका पति बनेगा, कार्लाइस। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ देखती रहती है, चाहे उसे पता ना हो
कि वो क्या कर सकता है। वो उससे कहता है कि जवाब दो, मेरी शक्ल को इतना घूरो मत। वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ल से प्यार है? और सोचता है कि बिना वजह किसी से चिपकने वाले से डील करना मुश्किल है। वो कहती है कि वो उसके जिस्म को पसंद करती है, वो बस उससे थोड़ी जलन करती है क्योंकि उसके पास वैसी बॉडी है। कार्लाइस उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो बताती है कि इतना बड़ा जिस्म जल्दी टारगेट बन सकता है, ये दोनों फायदा और नुकसान है। लेकिन जिस्म से एक ताकत भी आती है और ये अच्छा है। वो पूछता है क्या वो लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है? वो हाँ कहती है और चाहती है ऐसा जिस्म पाए, पर वो नहीं कर सकती क्योंकि उसका मसल स्ट्रक्चर अलग है। वो उसके जवाब को इंटरेस्टिंग पाता है। कार्लाइस अपनी डील डिस्कस करने लगता है। आशा हैरान होती है और धीरे से यकीन में कहती है डील। कार्लाइस उसका मजाक उड़ाता है कि शायद उसे प्यार करती है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। लगता है उसको उसकी टीजिंग पसंद आई। फिर वो उसे अपना असली मकसद बताता है। जब उसके पिता ने उसे सिंहासन से निकाल दिया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 3 साल तक एम्पायर की बिना किसी घमंड के उसे एम्पायर को सर्व करना होगा, तभी वो दोबारा क्राउन प्रिंस का टाइटल पा सकता है। तो वो सोच रहा है कि वॉलंटियर बनने का प्रीवोस्ट के लिए। प्रीवोस्ट ये आशा की सीटी है, ठीक है, जो अगले 3 साल से लड़ाई से थक चुकी है। आशा पूछती है कि क्या बस 3 साल के लिए? उसके बाद उसके बाद क्या होगा उनका? बिना किसी एक्सप्रेशन से वो कहता है उनका डिवोर्स हो जाएगा। आशा शॉक हो जाती है। फिर वो कहता है कि अगले 3 साल के लिए उसे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो उसे अपने पत्नी के रूप में ट्रीट करेगा और ना ही सोचना चाहिए कि वो उसके दूसरी साइड से जुड़ जाएगी। अगर वो इन शर्तों को मानती है तो वो फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट देगा जो परवोस्ट को चाहिए। आशा सोचती है कि शायद उससे शर्त के पीछे का कोई मकसद हो सकता है, पर वो परवोस्ट को उस आदमी के कब्जे में नहीं छोड़ सकती। वो पूछती है कि इन सब के पीछे उसका पर्सनल मकसद क्या है। वो पहले ही बता देती है अगर उसकी वजह से उसके सिटी को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो वो इस शर्त को नहीं मानेगी। कार्लाइस पूछता है कि वो किस बात से सहमत नहीं होंगे। क्या वो अपने सिटी के लोगों को भूखा मरने देगी? वो स्पष्ट करता है कि वो परवस को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता, उसे मदद करनी है। वो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, क्राउन प्रिंस बनना चाहता है। वो कहती है वो समझ गई। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट लिखने को कहती है और याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो पुनर्निर्माण के लिए सपोर्ट नहीं छोड़ेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें सब कुछ डिटेल में हो। उसको पसंद आता है जब वो सारी डिटेल्स जान लेगी और फिर भरोसा करेगी। उसे लगता है कि कपल के रूप में वो अच्छे से समझ जाएंगे। आशा पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक कपल है जो एक दूसरे का उपयोग करते हैं, जब जरूरत होती है फिर अलग हो जाते हैं? कार्लाइस मुस्कुराता है और कहता है देखो ये बातचीत कितनी अच्छी चल रही है। बाद में लियोनेल बेली, कार्लाइस का सबसे करीबी सहायक, कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर कहता है कि उसने ध्यान से लिखा है। कार्लाइस कहता है कि वो एक ऐसी औरत है जो पैसा बेकार नहीं करती। लियोनेल बेली पूछता है क्या वो ऐसी कठोर औरत से शादी करेगा जब क्राउन प्रिंस बनने के लिए बहुत सी औरतें कैंडिडेट हैं? वो बताता है कि ये सिर्फ 3 साल के लिए है और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। लियोनेल समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि ये एक मौका है उन बेकार चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। कार्लेस 15 साल की उम्र में युद्ध में खड़ा हो गया था क्योंकि उसके बायोलॉजिकल माँ के मरने के बाद उसकी स्टेप मदर जो एम्प्रेस बनी थी चाहती थी कि वो लड़े, और वो लड़ता रहा और आखिर तक बचता रहा। वो सोचता है कि शायद ये उसके जन्म के समय भगवान की कृपा थी। लोग उसको मर्डर ऑफ गॉड कहते थे। जब वो विक्ट्री के साथ लौटता था तब लोग उसके लिए चीयर करते थे। वर्तमान एम्प्रेस बेट्रिक और दूसरे प्रिंस मार्टियस वहाँ थे जो लोगों के प्रति सम्मान के गवाह थे। उसे पता था कि अगर वो अपने बेटे को क्राउन प्रिंस बनाना चाहती है तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसने एम्परर की सबसे छोटी मिस्ट्रेस विवियाना लॉरी के साथ मिलकर कार्लाइस पर आरोप लगाया
कि वो रात के बीच में उसके रूम में घुसा। उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि वो औरत उस कमरे में थी और किसी ने उसको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हिज मैजेस्टी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस पर आरोप लगाया कि उसने उसके मिस्ट्रेस को अपना बनाया और उसके अहंकार ने हद पार कर दी है अब। वही समय उसने घोषणा की कि प्रिंस कार्लाइस को क्राउन प्रिंस के पद से हटाया जाएगा। उसने और घोषणा की कि एम्प्रेस की ये योजना थी जो बेपसंद चीजें हैं उन्हें एक बार में खत्म कर दे। लियोनेल मानता है कि इस वजह से मार्कस को टेम्पररी क्राउन प्रिंस माना गया और वो आखिर में सफल रहा। वो बात करते हैं कि 3 साल बाद एम्प्रेस ये योजना पकड़ लेगी और क्राउन प्रिंस की पोजीशन दोबारा मिलने से रोक देगी। वो कोशिश करेगी कि मार्टियस को ऑफिशियल क्राउन प्रिंस बना दे, लेकिन कार्लाइस बोलता है कि सिंहासन उसका है और जो भी इसे चाहेगा उसको वो मार डालेगा। उसका प्लान है कि वो अपनी ताकत एम्प्रेस की पहुंच से बाहर बढ़ाए। इस पर्पस के लिए जैसे जगहों को सही समझा, लियोनेल सोचता है कि वास्ट टेरिटरी बॉर्डर्स के बाहर है। कार्लाइस कहता है इस मौके पे ये अच्छा नहीं है कि उसका सक्सेसर यूज लेने आए, लेकिन लियोनेल सवाल उठाता है कि क्या वो एक ऐसी औरत से शादी कर रहा है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं? क्या उसे पता भी है वो किस तरह की औरत है? कार्लाइस बताता है कि यह पहली बार नहीं जब उसने उसे देखा हो। वो बताता है कि कुछ दिन पहले इंपीरियल कैपिटल जीरो में उससे मिला था। कार्लाइस वहाँ अपनी पहचान छुपाने के लिए क्लॉक पहने था। वो एम्प्रेस की साजिश के बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से उसका टाइटल छीन गया और वो उसमें पूरी तरह फंस गया। वो खुद पर दोष देता है क्योंकि वो एनफ सावधान नहीं था और एक नए इन्फॉर्मेंट के लेटर को का जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया जो उससे डील करना चाहता था। उसने सोचा था कि शायद ये कुछ असैसिनेशंस की कोशिश होगी, लेकिन ये कुछ ऐसा निकला जो उसने सोचा भी नहीं था। उसने उन अफवाह का फायदा उठाया कि वो रूम में बंद है अपनी प्रोग्रेस की वजह से, इसलिए उसने ये मौका यूज करते हुए चुपके से मूव किया। वहाँ कुछ बैंडिट्स उसके पास हथियार लेके आए और पूछा कि वो नए हैं और उससे कुछ बात करना है। अगर सुरक्षित निकलना चाहते हो तो चुपचाप इधर आओ। कार्लाइस जानता था कि अगर ये सिचुएशन बिगड़ी तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहा था। तभी किसी की आवाज आई और आशा वहां पर आई। बैंडिट्स कहते हैं, अरे ये औरत कहाँ से आ गई? वे लोग उसे नीचा देखते हैं क्योंकि वो एक लड़की है और पूछते हैं कि उसके साथ क्या दिक्कत है। आशा ने उस आदमी को जोर का पंच मारा। कार्लाइस हैरान हो गया उसकी मजबूत पोजीशन देखकर और सोचने लगा कि क्या वो वॉरियर है। उस आदमी ने दूसरे को जल्दी उसे मार डालने को बोला। डेकर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ लिया और उसको कॉवर्ड बुलाया क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को अटैक करने भेजा था। डेकर ने पूछा, क्या वो आदमी को मारने का प्लान है? आशा कहती है कि उसे असल में मार देना चाहिए और उन लोगों पर दया होगी। कार्ला इसको लगा कि ये लोग क्लियरली मार देने वाले वर्ड्स को बस मेटाफर की तरह नहीं, असली तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सच में किसी को मारने की क्षमता रखते हैं। डेकर ने याद दिलाया कि उनको पैलेस के अंदर जाने से पहले कैपिटल में दिक्कत खड़ी नहीं करनी है। आशा डिसाइड करती है कि अब छोड़ दो। फिर वो आदमी भाग गए। कार्लाइस ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी मदद की और बोला कि वो खतरे में बच गया क्योंकि वे लोग टाइम पर आ गए। डेकर ने गाइड करने का बोला कि उन्हें एक सस्ता और ठीक हॉस्टल दिखा दे। उन्होंने बताया कि उनका ग्रुप सड़क पर सोने के खतरे में है क्योंकि कैपिटल में रात को रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आशा बताती है कि ग्रुप में 5 लोग हैं। इन दोनों को मिलाकर और जब तक नहाने की जगह मिल जाए वो एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। उसने एग्री किया कि वो उन्हें हॉस्टल दिखा देगा। लियोनेल पूछता है कि क्या वो इसी वजह से उस दिन लेट आया था? कार्लाइस मानता है कि वो कारण था कि सब लोग नहाने के बाद पैलेस में घुस सके। अगर वो वैसी ही रहती तो उसे जंगल प्रिंसेस के बजाय शिकारी प्रिंसेस कहा जाता। लियोनेल हैरान है कि वो गैंग को
मुक्के से पीट रही है और इवन हीज हाइनेस को उनकी ही बातों में फंसा देती है। वो कहता है लेकिन एम्प्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो असैसिनेशंस भेजे और जल्दी कामयाब हो सके। लियोनेल मानता है ये उनका एक बड़ा एडवांटेज है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, या फिर दूसरी स्टोरी लाऊँ। ठीक है, बाय।